नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। बागी विधायकों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की सफाई। महाराष्ट्र के सियासी संकट में नहीं है बीजेपी का हाथ। बागी विधायकों के गुवाहाटी में आने से असम का फायदा। असम की बाढ़ की चर्चा अब पूरे भारत में। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ एटीएस की हिरासत में। मुंबई से गुजरात लाई एटीएस की टीम। फंड दुरुपयोग मामले में होगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बताई थी जरूरत। अग्निपथ बवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। अग्निपथ योजना की नियमित रूप से की जाएगी समीक्षा। सभी खामियों को किया जाएगा दूर। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर साधा निशाना। राहुल गांधी से पूछताछ पर खड़े किए सवाल। कहा, हमारे समय पर प्रवर्तन निदेशालय था, आजकल इलेक्शन डिपार्टमेंट है। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी घमासान से जुड़ी है। महाराष्ट्र की सियासत में अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन हर रोज नए नए ट्विस्ट जरूर देखने को मिल रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के एक्शन के बाद एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आ गए हैं। अब उद्धव की तरफ से मनाने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन अब एक्शन होगा और खतरे में होगी बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात होगी नुपुर शर्मा पर दिल्ली पुलिस के एक्शन की। कैसे मुसीबत में फंसती जा रही हैं नुपुर शर्मा, जानेंगे राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को क्यों समर्थन दे रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कैसे मजबूती से कर रहे हैं मुकाबला। बात होगी शारदा चिटफंड में फंसते बीजेपी नेता की। इसके अलावा और भी कई दूसरी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एक तरफ बीजेपी शिंदे के सहारे शिवसेना को तोड़ने की कोशिश में लगी है, तो शिंदे बीजेपी के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता में पहुंचने के सपने देख रहे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन ने सरकार को बचाने की पूरी ताकत लगा दी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार विपक्षी खेमे में सेंधमारी में जुटे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिलती दिख रही है। इस बीच 5 दिनों से खामोश बैठे शिव सैनिकों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। तो आज मुंबई की राजनीति में क्या रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना के बागी विधायक अब मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में उनके घर कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। बागी विधायकों के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। शिव सैनिक सड़कों पर अब उतर चुके हैं। उनका गुस्सा शिवसेना से बगावत करने वालों पर उतर रहा है। उनके हंगामे की गूंज गुवाहाटी तक सुनी जा रही है। गुवाहाटी में बागियों के साथ मौजूद एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार से अपने घर, परिवार और समर्थकों के बचाव की गुहार लगाई है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को चुनौती भी दे रहे हैं। गुवाहाटी में उन्होंने बागी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें नई पार्टी बनाने का फैसला हुआ है और नई पार्टी का नाम शिवसेना बालासाहेब ठाकरे रखा जा रहा है। चुनाव आयोग में इसे लेकर अर्जी लगाई जाएगी, लेकिन ये नाम उन्हें मिलेगा, इस पर अभी से संदेह पैदा हो गया है, क्योंकि शिवसेना ने इसे लेकर आपत्ति जता दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शिंदे को अलग पार्टी बनानी है तो बनाए, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं, कोई उन्हें नहीं रोकता, लेकिन वो शिवसेना या फिर बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिंदे अगर बाल ठाकरे के नाम का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बागियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। राउत ने बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को नसीहत देते हुए कहा कि झगड़ा शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इसमें वो टांग ना अड़ाए। उनकी जो थोड़ी सी विश्वसनीयता बची है वो उसे बचा कर रखें। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि शिंदे को अपनी पार्टी का जो भी नाम रखना हो रखें, लेकिन मेरे बाप का नाम इस्तेमाल करने का उन्हें अधिकार नहीं है, वो अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें। मुंबई में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक में उन्हें सभी फैसले करने का अधिकार दे दिया गया, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इन सब के बीच अब बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने आज एनडीए समर्थक दलों से
चर्चा शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की सत्ता कैसे बीजेपी के हाथ लगे, इसके लिए बीजेपी अंदर खाने से अपनी चालें चल रही है, लेकिन फिलहाल सियासी पत्ते खोलने से बच रही है। वहीं संजय राउत ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि बीजेपी इस सियासी संकट से दूर रहे तो बेहतर होगा। वहीं महाराष्ट्र का सियासी तूफान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है। बैठक में एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताया गया है। वहीं गुवाहाटी में डेरा डाले शिंदे कैंप में खलबली मच गई है। 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने नोटिस थमा दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में अब नया मोड़ आ गया है, क्योंकि शिंदे गुट अब बैकफुट पर आ चुका है। अब शिंदे सहित सभी बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता तक जा सकती है। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में अब बाजी सीएम उद्धव ठाकरे के हाथ में आ चुकी है। बीमार होने के बावजूद उद्धव ठाकरे बागियों पर हमलावर हो गए हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। वहीं बैठक से गैर हाजिर रहने पर पार्टी विहिप सुनील प्रभु ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में सभी विधायकों से 27 जून की शाम 5 बजे तक लिखित जवाब मांगा है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने भी समन जारी कर दिया है, जिसमें शिंदे का नाम भी शामिल है। सभी को नोटिस जारी कर 27 जून की शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर विधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए खत किसी ईमेल पते से भेजा गया था और इसे किसी विधायक ने कार्यालय में जमा नहीं किया था। इसके अलावा इस खत में मौजूद विधायकों के हस्ताक्षर भी असली नहीं थे, जिसको लेकर इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। दरअसल शिंदे गुट की ओर से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर मामले को लटकाने की कोशिश की गई थी, ताकि विधायकों की अयोग्यता पर डिप्टी स्पीकर कोई फैसला नहीं ले पाए। लेकिन अब गुवाहाटी में बैठा शिंदे गुट इस वक्त बैकफुट पर आ चुका है। उद्धव की रणनीति से बागियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में इन बागियों के पास जल्द से जल्द मुंबई लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सीएम उद्धव ठाकरे की रणनीति से बागी विधायक फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की ये महाभारत अदालत तक भी पहुंच सकती है। यानी साफ है, मुसीबत में उद्धव सरकार है तो शिंदे की विधानसभा सदस्यता भी मुसीबत में है। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा भी मुसीबत में दिख रही हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ अब तक 10 थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आज कोलकाता पुलिस और मुंबई पुलिस ने भी पेश होने के लिए कहा था, लेकिन नुपुर आज भी पेश नहीं हुई हैं। वहीं अब दिल्ली पुलिस नुपुर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। तो दिल्ली पुलिस कब करेगी नुपुर शर्मा से पूछताछ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को 25 जून यानी आज पूछताछ के लिए तलब किया था। ये दूसरी बार है जब नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने तलब किया है। नुपुर के खिलाफ महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भी केस दर्ज हैं, लेकिन नुपुर अब तक किसी भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुई है। कोलकाता में ही नुपुर के खिलाफ 10 थानों में एफआईआर दर्ज है। कोलकाता पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस भी कई बार नुपुर को पेश होने के लिए बोल चुकी है, लेकिन नुपुर शर्मा अपने बचाव के लिए ये कहकर बच जाती हैं कि उनकी जान को खतरा है और इसी आधार पर वो हर बार पुलिस से और वक्त मांग लेती हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस भी उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली है। दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस जल्द ही नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच के मामले में नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नुपुर के साथ ही 35 और लोगों से भी पुलिस इस मामले में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद पश्चिम बंगाल के हावड़ा, नदिया और मुर्शिदाबाद जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं उससे पहले यूपी के भी कई शहरों में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद काफी बवाल हुआ था। उसके बाद उनके खिलाफ इन राज्यों में कई थानों में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन कई बार समन जारी होने के बाद भी नुपुर पुलिस के सामने पेश नहीं हुई है। नुपुर के विवादित बयान पर विदेशों से भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। खासतौर से मुस्लिम देश नुपुर के बयान पर एकजुट नजर आए और नुपुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को हर बार बचा लिया जाता है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के बुलावे पर नुपुर पूछताछ के लिए हाजिर होती हैं या नहीं। नुपुर पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल आज भी उलझा हुआ है, क्योंकि नुपुर अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। वहीं आज यूपी की सियासत में एक बदलाव देखने को मिला, जब बीएसपी प्रमुख मायावती ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने घोषणा की कि वो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के साथ जाएंगी। अब सवाल ये है कि आखिर मायावती ने ये फैसला क्यों लिया? क्या बीजेपी और बीएसपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? वहीं यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी से समर्थन मांगकर द्रौपदी मुर्मू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ही अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था। इस नामांकन में एनडीए ने विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। वहीं सोमवार को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस बीच यूपी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीएसपी चीफ मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगी। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के लिए हुई बैठक से बसपा को अलग रखा। शरद पवार ने बैठक में बसपा के लीडर को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के दौरान विपक्ष का षड्यंत्र दिखा है। हम एनडीए को नहीं, एक आदिवासी के समर्थन में मतदान करेंगे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब मायावती विपक्ष के खिलाफ गई हैं। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती ने एनडीए का साथ दिया था। उस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया गया था। मायावती ने रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया था। उस दौरान मायावती ने खुद को दलित वर्ग से जोड़कर पेश किया था। मायावती ने तब कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन नहीं करती हैं, लेकिन दलित समाज के उम्मीदवार को समर्थन देंगी। इस बार भी मायावती ने एनडीए का समर्थन करके कई कयासों को सच साबित कर दिया है। मायावती पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती हैं, और जिस तरह से मायावती का ये फैसला आया है उसने इन कयासों को बल दिया है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मीडिया से बात करते हुए उनके निशाने पर विपक्ष भी रहा। उन्होंने कहा कि बीएसपी के नेतृत्व को बदनाम करने के लिए विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ये रत्ती भर भी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच देश पर लागू हो। हम बिना डरे फैसले लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी पूरी ताकत के साथ एनडीए के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं। इधर शारदा चिटफंड घोटाला बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी मुश्किल में फंस गए हैं। टीएमसी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। सुवेंदु अधिकारी पर कार्रवाई करेगी सीबीआई। क्या गिरफ्तार किए जाएंगे सुवेंदु अधिकारी? आखिर कैसे मुसीबत में फंस गए हैं बीजेपी नेता? दरअसल शारदा चिटफंड कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन ने दावा किया कि बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें ब्लैकमेल किया था और उनसे पैसे लिए थे। ये सब पुलिस कार्रवाई से बचाने के लिए किया गया था। शारदा ग्रुप पर चिटफंड कंपनी बनाकर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। 2008 में शारदा ग्रुप ने निवेशकों के पैसे 1.25 साल में दुगने और 25 साल में 34 गुना करने का ऑफर दिया था, जिस कारण से राज्य के करीब 10 लाख लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए कंपनी में जमा कराए। बाद में पता चला कि कंपनी ने फ्रॉड किया है। सभी का पैसा डूब गया। निवेशकों के दबाव में कंपनी मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। इस मामले में टीएमसी के कई नेता फंसे हुए हैं और अब इस मामले में बीजेपी फंसती दिख रही है। शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप्तो सेन के बयान के बाद अब टीएमसी ने बीजेपी को घेर लिया है। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि शारदा घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन ने अपनी याचिका में सुवेंदु अधिकारी की ओर से ब्लैकमेल किए जाने का दावा किया था और उनसे पैसे लिए थे। हम मांग करते हैं कि सीबीआई को सुवेंदु अधिकारी को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। इस घोटाले के पीछे बड़ी साजिश है। घोटाले के मूल साजिशकर्ता खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी खुद को बचाने के लिए ही बीजेपी में शामिल हुए थे। घोष के बयान के बाद अब बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक बीजेपी इस मामले को लेकर टीएमसी को घेरती रही है। अब सुवेंदु अधिकारी के लिए एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं है, तो क्या अब बचने के लिए फिर टीएमसी में शामिल होंगे अधिकारी? अब बात किसान आंदोलन से चर्चा में आए राकेश टिकैत की। उन्होंने किसानों के हक की आवाज उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार से फिर टिकैत ने एमएसपी पर जल्द कानून लाने के लिए कहा है। और क्या कुछ कहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को चुनावों में किसानों की नाराजगी का डर लग रहा है। दरअसल किसान मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। किसान आंदोलन के दबाव में मोदी सरकार ने
कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन किसानों से एमएसपी को लेकर जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया, जिसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश पहुंचे राकेश टिकैत ने किसानों से बातचीत की और कहा कि हिमाचल प्रदेश से किसानों की बहुत सारी शिकायतें मिलती थी। बिजली लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण उचित मुआवजा नहीं मिलता है। 4 लेन प्रभावितों को भी सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया है, जबकि सरकार के घोषणा पत्र में किसानों से 4 गुना मुआवजा का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि किसानों की फसलों की एमएसपी निर्धारित की जाए। देश में महंगाई बढ़ी है, लेकिन किसानों के उत्पादों की कीमतें घटी हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों के हक के लिए एमएसपी कानून बने ताकि किसानों की फसलों की खरीद उचित दाम पर हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी किसानों को मिलती है, ऐसे में हिमाचल में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। टिकैत ने कहा कि प्रदेश में किसानों के छोटे छोटे संगठन हैं और आने वाले समय में भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा उन संगठनों को एकजुट कर बड़ा आंदोलन करेगा। यह आंदोलन हम विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे। अब ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन करेगा, इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। और आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। नया महीना शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। हर महीने की तरह इस बार भी देश की जनता को खुशखबरी का इंतजार है। अब सरकार महंगाई के मोर्चे पर राहत देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगले महीने से कुछ नियम जरूर बदलने वाले हैं, जिससे आपकी जेब को तगड़ा झटका लग सकता है। आइए जानते हैं अगले महीने से देश में क्या कुछ बदलेगा। नए महीने की शुरुआत में मोदी सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिससे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, बल्कि महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। लेन देन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से लेकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों और पैन कार्ड धारकों तक सभी नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। अगले महीने से पेमेंट गेटवे मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे। बैंक ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। वहीं 1 जुलाई 2022 से कारोबार से प्राप्त गिफ्ट में 10% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लगेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। इतना ही नहीं, 1 जुलाई 2022 से आईटी अधिनियम की नई धारा 194(s) के तहत क्रिप्टो संपत्ति की 1 साल में 10,000 रुपए से ज्यादा की लेन देन पर 1% का TDS लगाया जाएगा। इसी के साथ ही आधार और पैन कार्ड को लेकर भी नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा। वैसे तो पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है, लेकिन अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद दोनों दस्तावेजों को लिंक करते हैं तो आपको दुगना जुर्माना देना होगा। अभी से इसे लिंक करने के लिए 500 रुपए का जुर्माना है, लेकिन अगले महीने से आपसे 1,000 रुपए लिए जाएंगे। जहां एक तरफ पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर नियम बदलने वाले हैं, तो वहीं गैस सिलेंडर फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कहा जा रहा है कि सरकार अगले महीने भी लोगों पर बोझ डालने को तैयार है, यानी साफ है कि महंगाई से मुक्ति अभी नहीं मिलेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।